गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो फॉर एडजस्टमेंट्स। क्या क्या एडजस्टमेंट्स? तो हम 11th क्लास में हैं। लास्ट सीरीज हमने खत्म की थी फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। तो मैं आज आपको वन शॉट एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगी, क्योंकि एडजस्टमेंट्स ही नया है, बाकी सब तो पिछला चैप्टर जैसा ही। मतलब पिछले 10 लेक्चर देखने के बाद आप एक ये कंप्लीट लेक्चर डालूंगा, फिर शॉर्ट वीडियोस भी डालूंगा। तो एक कंप्लीट लेक्चर देखो, ये चैप्टर आपका खत्म। ठीक है, देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती है। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आप ध्यान रखना, जो अभी तक हमने देखा था ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस की चीजें सिर्फ एक ही जगह आती थी, चाहे तो वो ट्रेडिंग में आएगी, चाहे फिर वो P&L अकाउंट में आएगा, या फिर वो बैलेंस शीट में आएगा। जैसे मान लो मशीनरी है तो बैलेंस शीट चलेगी, रेंट पेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, परचेज है तो ट्रेडिंग अकाउंट आ गया। ये हमने लास्ट चैप्टर में पूरा कंप्लीट पढ़ रखा था। बाकी मैं यहाँ पे ऊपर प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट डाल दूंगा पिछले चैप्टर का। कोई बच्चा नया है बिल्कुल तो पहले आपको जानना पड़ेगा चैप्टर के बारे में, तब हम ये वीडियो आपके काम आएगी, वन शॉट वीडियो। तो बात करते हैं। तो याद रखना, जो एडजस्टमेंट्स है, तो एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट पड़ता है वो दो जगह पड़ता है, मतलब एटलीस्ट दो जगह पड़ेगा। एक एडजस्टमेंट आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, दो जगह आता था। बाकी और बहुत सारी नई नई एडजस्टमेंट्स है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या करके। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट वही जो आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप जैसे मान लो 7000, तो क्लोजिंग स्टॉक 7000 आपको एडजस्टमेंट में दिया है, तो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट है ये। तो ये अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया गया होगा तो ये दो जगह कहां जाएगा? तो ये दो जगह आएगा। पहला तो ये आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि एक आता है आपका, यहां फॉर्मेट आपको याद ही होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो यहां गया, और दूसरा ये आपके लिए क्या है? एसेट्स है। तो दूसरा ये चले जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये आपका एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह कहां जाने वाला है? तो एक आपका जाने वाला है ये ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा ये जाने वाला है बैलेंस शीट के एसेट्स में। सिंपल है। अगले एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। और एडजस्टमेंट जो सेकंड है आपकी, वो है आपकी डेप्रिसिएशन। तो देखो, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज एडजस्टमेंट्स। ध्यान से अगर ये पूरा लेक्चर आप देख लोगे ना, तो आपका चैप्टर एकदम सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यही परेशानी आने वाली है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा बाद में, कि पहले समझ दो चीजों को। तो डेप्रिसिएशन की बात की जाए, डेप्रिसिएशन आप जानते ही हो, डेप्रिसिएशन होता है एसेट्स की वैल्यू कम होना। रीजंस बहुत सारे थे, हमने चैप्टर जब डेप्रिसिएशन पढ़ा था 11th में, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब याद होगा आपको, तो बहुत सारे रीजंस पढ़े थे। ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स, या फिर नई वैल्यू, नया अपडेट आ जाना, या एक्सीडेंट हो जाना, अपग्रेड टेक्नोलॉजी आ जाना, बहुत सारी चीजें थी। तो डेप्रिसिएशन का अल्टीमेट मतलब क्या था? एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना। तो डेप्रिसिएशन वही है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो देखो इस पे क्या होगा, तो पहले समझो कि इफेक्ट कहां का पड़ेगा। एक तो एसेट्स की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लग रहा है आपका, यानी एसेट्स कम होगा, तो जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा, डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा है, तो दूसरी जगह कहां जाएगा? P&L अकाउंट के डेबिट में। यानी जो इसका इफेक्ट पड़ेगा कहां का पड़ने वाला है? एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, क्योंकि एक्सपेंस है, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में से क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि जिस एसेट्स पे वैल्यू कम होगी वो घट जाएगी। तो एक तो आपको एसेट्स में से माइनस कर दिया जाएगा, और दूसरा आपके लिए खर्चा है तो P&L के डेबिट में आ जाएगा। ये इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है बात? एग्जाम्पल फॉर देखते हैं। तो एग्जाम्पल फॉर लिखते हैं, जैसे सपोज आपके पास ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखी है मशीनरी। मशीनरी मान लो 1 लाख रुपए की है, ठीक है, और नीचे एडजस्टमेंट्स है, लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% पर annum। मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मशीनरी आपको मैंने बताया अभी कहां जाती है? बैलेंस शीट में जाती है। तो बैलेंस शीट में हम लिख लिया, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा आपने, मशीनरी 1 लाख रुपए का। अब डेप्रिसिएशन, तो मैंने बताया एक तो आपकी एसेट्स की वैल्यू कम हुई, तो इसमें से माइनस कर दिया जाएगा डेप्रिसिएशन। 10% यानी 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 90,000 बच गया। और दूसरा, किसी एसेट्स की अगर वैल्यू कम हुई तो आपको क्या हुआ? नुकसान हुआ, तो वो आपके लिए खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000। तो ये जरूरी नहीं कि मशीन पे किसी भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होता, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, तो किसी भी एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा, करंट पे नहीं लगता। तो किसी भी फिक्स एसेट्स पे अगर आपके डेप्रिसिएशन लग रहा है तो आपको क्या करना है? उस एसेट्स में से माइनस कर देना है, जैसे मशीन की जगह कोई और होगा उसमें से, और वो जितना भी डेप्रिसिएशन लग गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। ये है आपका एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड।
तो एडजस्टमेंट थर्ड की अगर बात की जाए वो है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कोई एक्सपेंस पे करना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एडजस्टमेंट से पहले मतलब अगर क्लियर हो गया ना तो अपने आप ही चुटकी में बनेगी बात। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए इसके लिए, तो जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट है तो मैं उस चीज को भी यहाँ पे आपको कवर अप करने की बात कर रहा हूँ कि बेसिक भी आपको साथ के साथ क्लियर होता जाए। और जिनका बेसिक क्लियर होगा लगा कि सर तो बहुत बहुत डिटेल में एक चीज को बता रहे हैं, क्योंकि हमें तो पहले पता है, तो मैं सब बच्चों को कवर अप करने के लिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ इसके। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है कि कोई एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो अगर पे करना बाकी है तो आपके लिए क्या होती है, एक तो लायबिलिटीज है। तो एक तो लायबिलिटीज, एक इफेक्ट तो आपको पता चल गया कि अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटीज में, इसमें मुझे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी बात करते हैं, एक्सपेंसेज अगर आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे एग्जांपल सपोज करो मैंने इस महीने 10,000 रुपए रेंट पे करा और 5,000 अभी पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो मेरा खर्चा कितना है भाई, 15,000 का खर्चा हो ना, 10 पे कर दिया, 5 पे करना बाकी, यानी एक्सपेंस कितना 15, यानी एक्सपेंस निकालने के लिए हमें उस आउटस्टैंडिंग को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो मतलब पीएनएल में जो भी एक्सपेंस होगा उसमें आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए। क्लियर है बात। तो यही इसका फर्क पड़ेगा, क्या होगा, जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा एक्सपेंसेस के अंदर प्लस, क्योंकि टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए आउटस्टैंडिंग को जोड़ना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए मैंने समझा, जैसे मैंने 3,000 पे किया, 2,000 पे करना बाकी है, तो मेरा साल का खर्चा कितना 5 प्लस, और जितना पे करना बाकी है मेरे लिए लायबिलिटीज, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज। क्लियर है बात। तो एग्जांपल 4 देखते हैं, बहुत ही आसानी से बहुत ही डीपली लेके चल रहा हूं मैं आपको, फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट अगर आपको क्लियर हो गए तो क्वेश्चन आप यूट्यूब में बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ एक चीज जरूर याद रखना, अगर कोई बच्चा नया मतलब पिछला चैप्टर आप नहीं जानते विदाउट एडजस्टमेंट, तो भाई पहले वो जानना पड़ेगा, उसके 10 लेक्चर मेरे डर रखे ऑलरेडी प्लेलिस्ट की, वो देख लेना पहले, तब इस पे आना, 1 शॉट में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और जो बीकॉम के बच्चों के लिए भी है वीडियो, बीकॉम के बच्चा अगर कोई आया है तो एडजस्टमेंट भूल गए होगे आप लोग, यहां से याद कर लो आप। तो लेते हैं सैलरी मान लो 10,000, और हाँ लाइक करना मत भूल, अब तक वीडियो देख लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो फटाफट फटाफट। अब देखो सैलरी दिया आपको मान लो 10,000 और नीचे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। देखो वर्ड लैंग्वेज की बात की जाए, आउटस्टैंडिंग की जगह भी लिखा हो सकता है सैलरी अनपेड, सैलरी टिल टू बी पेड, तो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। बाकी क्वेश्चन देखोगे तो आप लैंग्वेज भी समझोगे, अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टिल टू बी पेड, ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, तो आप देख लेंगे हम। तो कुल मिला के सैलरी पे करना बाकी इतना। अब देखो एक तो ये जो पहले सैलरी कहां दिखाते हो, आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, जो एक्सपेंस होता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहां गया टू सैलरी 10,000। अब ये आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट मैंने भी बताया कि अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा, एक तो एक्सपेंस में प्लस करना पड़ेगा टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए, तो यहां हमने 2,000 प्लस कर दिया, और जितना भी आउटस्टैंडिंग हो आपके लिए लायबिलिटीज होता है, तो बैलेंस शीट जब बनाओगे साथ में तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। क्लियर बात। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग तो एक्सपेंस में प्लस और लायबिलिटीज में कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, कोई सब एक्सपेंस। अब एक बात बताओ, जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वैसे एडवांस में भी तो पे कर सकते हो, तो हम अगला एडजस्टमेंट वही देखेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 4, अगर कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया जाए। ये तो आउटस्टैंडिंग था, एडवांस में पे करना, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मतलब एडवांस में पे करना, तो प्रीपेड, एडवांस, अनएक्सपायर्ड, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे इसका मतलब। अब इफेक्ट जानते हैं। पहला देखो प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस अगर आप एडवांस पे कर दो तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस हो तो आपके लिए एसेट्स होता है, तो एक तो वो चले जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, पहला इफेक्ट तो पता चल गया। दूसरे की बात करते हैं, अगर एक्सपेंस एडवांस पे कर दो तो एक्सपेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। एग्जांपल सपोज करो मैंने 10,000 पे करा इस महीने, जिस 10,000 में से 4,000 रुपए अगले महीने का पे किया है, एडवांस पे कर दिया, तो इस महीने का खर्चा कितना। तो अब बताओगे सर 10 में से 4 अगर अगला है तो 6 होगा, यानी क्या करना पड़ा आपको, माइनस करना पड़ा, माइनस करते ही आपके आगे का पता चल गया तो माइनस कर देंगे। तो मतलब दूसरा क्या होगा, एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, माइनस। तो आउटस्टैंडिंग प्लस था, ये क्या हो गया माइनस, सिंपल। एग्जांपल लेते कहीं कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं जरूर बताऊंगा आपको, कमेंट का रिप्लाई दूंगा, हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई दूंगा मैं। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूले ही ना। तो ट्रायल बैलेंस आपका, ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है मान लो सैलरी 10,000 और नीचे एडजस्टमेंट्स है
प्रीपेड सैलरी 4000, प्रीपेड सैलरी पेड इन एडवांस, अनएक्सपायर्ड, ऐसे करके वर्ड मिलेंगे आपको। अब देखो पहले सैलरी भेजते हैं, तो आपने पढ़ा है सैलरी जो आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो यहां पर आ गया सैलरी 10,000। और प्रीपेड का मैंने भी बताया आपको कि अगर मैंने 10 पे किया उसमें से 4000 आगे का एडवांस है तो इस साल का 6 होगा, यानी माइनस करना पड़ेगा, तो यहां से माइनस कर देंगे प्रीपेड सैलरी, तो 4000 माइनस हो गया तो 6000 बच गया। और जितना भी एक्सपेंस प्रीपेड है, मतलब एडवांस अगर आपने पे कर दिया है तो वो आपके लिए एसेट्स होता है, तो दूसरा आ जाएगा प्रीपेड सैलरी बैलेंस शीट के एसेट्स में, कितना है 4000 रुपए। तो ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 4 नंबर था ये। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आपने एडवांस पे किया तो एक्सपेंस में से माइनस और एसेट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सपेंस अगर पे करना बाकी आउटस्टैंडिंग तो एक्सपेंस में प्लस और लायबिलिटीज। एक्सपेंस का क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। अगर कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट करके पूछे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूले ही ना। अब आगे बढ़ाते अपनी कहानी को। अब देखो जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एडवांस पे हुआ वैसे इनकम के साथ भी तो हो सकता है, तो हम अगली बात करेंगे इनकम की। तो इनकम पे लेते हैं अगला, तो एडजस्टमेंट नंबर 5। तो एडजस्टमेंट नंबर आपका 5 है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से सबको पता होगा, फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ रखा है अक्रूड इनकम। अगर कोई इनकम कमा लिया और मिलना बाकी हो तो उसे बोला जाता है अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। तो अगर आपको याद हो अक्रूड इनकम आपके लिए होता है एसेट्स, तो एक इफेक्ट आपको पता चल गया, एसेट्स यानी बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। दूसरा क्लियर है, इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा। सपोज आप बताना मैंने इस महीने 20,000 रुपये मुझे कमीशन रिसीव हुआ और 5,000 मिलना बाकी है, तो कमाया कितना भाई मैंने, 20 मिल गया, 5 मिलना बाकी है, तो कमाया मैंने कितना, 25 कमाया है हमने। तो क्या करना पड़ा, प्लस। जैसे आउटस्टैंडिंग खर्चों में प्लस हुआ था वैसे ही अक्रूड इनकम में प्लस हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा, पीएनएल में प्लस कर दिया जाएगा इनकम के अंदर, तो इनकम में प्लस और बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर भी। सपोज करो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, अब ट्रायल बैलेंस में किस साइड दिया होगा, अब क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम क्रेडिट होता है, तो कमीशन दे रखा है क्रेडिट साइड में 10,000, और नीचे का एडजस्टमेंट है कमीशन टिल टू बी रिसीव, मतलब मिलना बाकी है, मान लो 3,000 रुपए। तो देखो जो कमीशन मिला क्रेडिट साइड है ना, डेबिट वाला होता पेड, क्रेडिट वाला होता मिलना, तो कमीशन मिला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई कमीशन, कितना मिल गया 10,000। अब बात आती है जो अक्रूड है, मिलना बाकी है, तो अगर मिलना बाकी है तो आपके लिए क्या है, एसेट्स है, तो एक तो एसेट्स में गया अक्रूड कमीशन, मेरे हिसाब से इसमें किसी को डाउट नहीं हुआ। और मिलना बाकी है तो इनकम में क्या होगा, 10 मिल गया, 3 मिलना बाकी है, तो टोटल इनकम 13,000, तो अक्रूड करना पड़ा प्लस, तो अक्रूड कमीशन हो गया प्लस। ठीक है, तो कोई भी इनकम अगर आपको मिलनी बाकी है तो इनकम में प्लस, और मिलना बाकी है तो आपके लिए एसेट्स है, तो बैलेंस शीट के एसेट्स। क्यों प्लस हुआ, तो आपको समझो 10 मिल गया, 3 मिलना बाकी, तो टोटल इनकम कितनी, तो 13,000, तो 13 कितने क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और एसेट्स है क्योंकि मिलना बाकी है। वैसे बात करते हैं अगर इनकम एडवांस मिल जाए, छठा एडजस्टमेंट, अगर इनकम आपको एडवांस मिल जाए। अब तक आपने दिमाग में सोच भी लिया होगा सर हम बता देंगे ये है, वेरी गुड। तो एडवांस इनकम, तो एडवांस में अगर इनकम मिल जाती है, कोई भी इनकम एडवांस मिलती है तो आपके लिए क्या होती है, लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज, काम नहीं किया पैसे पहले ले लिए, लायबिलिटीज फर्स्ट में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा आप सबको। दूसरी बात करते हैं इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, आप बताओ 10,000 मुझे मिला जिसमें से 4,000 आगे का मिला है, तो इस महीने का कितना, आप बोल के सर 6,000, यही है ना ये। तो क्या होगा, इनकम में पीएनएल में माइनस कर दिया जाएगा, इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे प्रीपेड को एक्सपेंस से डिडक्ट करते थे वैसे इनकम को इनकम से डिडक्ट कर देंगे, वही लॉजिक है बिल्कुल। देखते एग्जांपल, सपोज करो ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है कमीशन क्रेडिट साइड, यानी मिलना बाकी है 10,000 है, मान लो कमीशन मिल गया आपको 10,000, मैं मिलना बाकी कह रहा हूं, ठीक है। तो कमीशन मिल गया 10,000 और नीचे लिखा एडवांस कमीशन रिसीव 4,000,
मतलब 4000 आपको एडवांस मिला है। फिर कमीशन की बात कर लेते हैं। तो कमीशन जो होता है आपका, इनकम है तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया इनकम में, बाई कमीशन कितना 10,000, और ये एडवांस भेज देते पहले। एक तो आपको समझ आ गया लायबिलिटीज होगी कि एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटी, तो एडवांस कमीशन एक तो लायबिलिटीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको। और दूसरा इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो 10 मिला और 4 उसमें से एडवांस है, तो इस साल का कितना 6, तो आपको इनकम में से क्या करना पड़ गया माइनस, तो एडवांस हो गया आपका माइनस। तो इनकम में से माइनस और मिलना बाकी है, सॉरी एडवांस मिल गया है तो लायबिलिटीज, वो मिलना बाकी दिमाग में पूरा अभी तक है ना। तो एडवांस मिल गया तो एक लायबिलिटीज, ठीक है, और दूसरा इनकम में से आपका डिडक्ट हो गया। यहां तक मेरे हिसाब से आपको परेशानी नहीं होगी। अगले एडजस्टमेंट आता है। अगला एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है इस चैप्टर का, डेटर के ऊपर, और इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है। तो ध्यान से समझना चीज को, बहुत ही आसान और एकदम यूनिक वे में समझाऊंगा आपको कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बस स्किप मत करना और फास्ट फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि चीजें स्किप हो जाती है ना तो परेशानी हो जाती है। तो चीजों को अगर पूरा डिटेल्स में समझोगे तो ऐसे क्या सर मुझे पता है, मुझे आगे बढ़ा दिया, करते हैं ऐसे लोग, पर वो आगे बढ़ाने में कुछ ऐसी चीज छूट जाती है जो आपको नहीं पता है, फिर हो जाती है परेशानी। तो आराम से, अगर टाइम नहीं है तो बाद में देखना, लेकिन जब देखो तसल्ली से पूरी वीडियो देखो, हर एक चीज को क्लियर कॉन्सेप्ट बनाओ, नोट्स बनाओ। क्यों नहीं आएगा नंबर, आएगा नंबर। पर आप सोचोगे कि मैं सोते सोते वीडियो भी देख लूं, टीवी भी देख लूं, सोते सोते फास्ट फॉरवर्ड देख लूं, स्किप करके देख लूं, तो ऐसे भाई 100% नहीं देखो तो 100% कहां से घुसेगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगले पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लाइन से पहले मैंने सारी कहानी क्यों बोली, क्योंकि एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, और ये जब आपको बोलूंगा तब ये इसके आगे वाली चीजों को तसल्ली से देखोगे, और गलतियां होती है इसलिए ये बात कही गई है। तो देखो ध्यान से। और सर बहुत बोल रहे आज, सर कुछ नहीं बोल रहे, बस सर समझा रहे हैं। तो डेटर की बात करते हैं। तो डेटर तो आप लोग जानते हो कि डेटर जिसको हमने उधार बेचा है उससे हमें पैसा लेना है, तो वो हमारे लिए है डेटर। क्लियर है बात। तो अब आती है कि डेटर पे क्या क्या कहानियां हो सकती है। पहले मैं ओरली बता दूं, फिर हम डिस्कशन करेंगे एग्जांपल के थ्रू। देखो डेटर पे क्या क्या हो सकता है। एक तो डेटर ऐसा होता है जो पैसा लेके भाग जाता है, तो जिसको बोला जाता है बैड डेब्ट्स। एक ऐसा भी डेटर होता है जिसपे आपको डाउट होता है कि वो भाग जाएगा, भाई हो सकता है कल को भाग जाए पैसा लेके। होते हैं कुछ लोग, आप उधार देते हो तो कुछ लोग तो भाग गए पैसा लेके, बोले यार वो मेरा ना पैसा लेके भाग गया यार, बोलते हो कुछ यार पैसा दे नहीं रहा, जब बोलते हो कहता पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पता नहीं देगा नहीं देगा, डाउट लग रहा है इस पे ऊपर, हो सकता है भाग जाए। तो भाग जाए, हो सकता है, भागा नहीं है, हो सकता है भाग जाए, तो उसके लिए आप बनाते हो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बातें प्रोविजन क्यों बनाते हो, तो थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं। आपने 11th तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा एक प्रिंसिपल था प्रूडेंस प्रिंसिपल, जो कहता था डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेज। मतलब फ्यूचर में होने वाला कोई भी प्रॉफिट तो आपको रिकॉर्ड नहीं करना, पर जितने भी पॉसिबल लॉसेज है उसके लिए प्रोविजन बनाओ। तो कोई पैसा लेके भाग जाएगा, आपको लगता है तो लॉस हो सकता है ना, तो उसके लिए आप प्रोविजन बना रहे हो उसी प्रिंसिपल की वजह से। तो बात दूसरी आ गई। तो मतलब पहला एडजस्टमेंट आ सकता है भाग गया पैसा लेके, दूसरा आ सकता है कि आपको किसी पे डाउट हो तो आप उसके लिए प्रोविजन बनाओगे। और तीसरी चीज ये होती है, कुछ अच्छे भी डेटर होते हैं जो टाइम पे पैसा देते हैं, टाइम से पहले पैसा दे देते हैं, तो आप उनको दे देते हो डिस्काउंट। तो डेटर पे कुल मिला के 3 एडजस्टमेंट हो सकती है, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन और डिस्काउंट। ठीक, अब देखते हैं अब बड़ा कैसे है, ध्यान सकते हैं। तो सपोज करो ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है, ध्यान से समझना बातों को, डेटर दे रखा है, डेटर हमेशा एसेट साइड में दिया तो 1 लाख का डेटर है। बैड डेब्ट्स भी हो सकता है दिया हो, आपने पिछले चैप्टर देखो बैड डेब्ट्स आता है, मान लो 7,000 है। और एक चीज और हो सकती है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। इसका एक और नाम है बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये भी इसी का नाम है। ये हमेशा ध्यान कर दिया होगा तो क्रेडिट साइड में दिया, मान लो क्रेडिट में दे रखा है 6,000, ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट है, लिखा है फर्दर बैड डेब्ट्स 10% एंड 10% provision for bad debts and 2% डिस्काउंट ऑन डेटर। तो आप अगर ध्यान से देखो तो 3 एडजस्टमेंट है, 10% का बैड, 10% का प्रोविजन, 2% का डिस्काउंट। डिस्काउंट तो छोड़ो, अब आप बोलोगे सर ये बैड यहाँ भी दिख रहा है, प्रोविजन यहाँ भी दिख रहा है, बैड और प्रोविजन यहाँ भी दिख रहे हैं, दो जगह से क्या फर्क है, अब बड़ा ज्यादा चीज हो गई। तो बात को समझ लेना ध्यान से, क्योंकि बार बार नहीं आती है चीजें, समझ लो कि क्या बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कहीं गलती नहीं होगी। पहले इनको भेजते हैं,
ट्रायल बैलेंस की चीज आपने पढ़ी है कि एक जगह जाती है ना। तो डेटर आप जानते हो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं बाबू और यहां भेज देते हैं डेटर को। तो डेटर है आपका 1 लाख रुपए का, ठीक है, कोई परेशानी किसी को? डेटर आपका 1 लाख रुपए का हो गया। अब ये देखो बैड डेब्ट्स, याद होगा आपको, बैड डेब्ट्स को हम कहां दिखाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे आप और उसके डेबिट साइड में दिखा देते थे बैड डेब्ट्स। 7,000 रुपए का है, ये बबुआ बहुत पतला हो गया, थोड़ा कर देते ठीक, 7,000 रुपए का, ठीक है, मिटा देते दोबारा से लिख देते हैं। और ये प्रोविजन है पहले से, प्रोविजन हमेशा क्रेडिट में होगा। देखो दो चीजें हो सकती है इसके साथ, या तो आप यहां से घटा दो या फिर इस साइड दिखा दो। मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं, गलत मत करना। ओल्ड प्रोविजन इसलिए लिख रहा हूं अलग से। पुराना प्रोविजन को हमें क्या करना होता है, खत्म करना होता है। क्रेडिट में लिख के खत्म कर दिया, या तो यहां से घटाओ या यहां दिखा दो। क्यों पुराना प्रोविजन क्यों जा रहा है, क्योंकि नया प्रोविजन बन रहा है तो पुराना हो जाएगा राइट ऑफ। तो हमेशा क्रेडिट साइड में ही दिया होगा आपको, अगर दिया है तो क्या करना होगा, या तो डेबिट से घटाओ या फिर क्रेडिट में दिखा दो। कौन सा वाला याद रखना, पुराना वाला। अब नई एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस में 3 चीजें हो सकती है डेटर पे, डेटर, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन। डेटर आ गया बैलेंस शीट में, बैड डेब्ट्स हुआ तो पीएनएल के डेबिट, प्रोविजन हुआ तो पीएनएल के क्रेडिट या डेबिट से माइनस, सिर्फ खत्म। अब इनका कोई रोल नहीं है, ये बाबू दोबारा नहीं आएंगे आपके, क्योंकि ये सब ट्रायल बैलेंस एक ही जगह आता है और एक जगह आ चुका है। अब एडजस्टमेंट 2 जगह जाता है, ध्यान से समझना। तो डेटर होते हैं 3 तरह के, बैड, डाउट और गुड। बी से बैड, डी से डाउट, जी से गुड। तो पहले घटाएंगे बैड, तो बैड पे कितनी एडजस्टमेंट है, तो 10% बैड है, घटा दो। फर्दर बैड डेब्ट्स, 10% का मतलब 10,000, किसका निकाला, 1 लाख का, 90 बच गया। फिर घटाएंगे प्रोविजन, कितना है, 10%, लेकिन किस पे, घटने के बाद जो आया है। 1 लाख में से 10,000 घट गया तो 90 आया, तो 90 पे निकलेगा। तो 9,000 कितना आ गया, 81, दोनों ये भी चला गया ये भी चला गया, तो बचा गुड। तो गुड पे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना बोला है, तो 2%, तो 2% निकालो तो 1620, तो 79380 आ गया आपका। तो हमने क्या किया, जितनी भी एडजस्टमेंट होगी डेटर पे मैक्सिमम क्या हो सकती है, बैड, प्रोविजन, डिस्काउंट। जरूरी नहीं है कि तीनों ही एडजस्टमेंट्स हो, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो जो जो होगा सबको एक एक करके घटा देंगे। सीक्वेंस याद रखना, पहले बैड डेब्ट्स, फिर प्रोविजन, फिर डिस्काउंट। कौन से वाले, एडजस्टमेंट्स वाले। घट गया। अब ये तीनों से ही डेटर घटाओ, तीनों आपके क्या नुकसान, तो तीनों ही पीएनएल के डेबिट में आ जाएंगे। 2 फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है, तो 10,000 रुपए का। 2 प्रोविजन, यार रखने कौन सा प्रोविजन, ये न्यू वाला प्रोविजन जो हमने यहाँ एडजस्टमेंट से घटाया है, तो 9,000। और 2 डिस्काउंट ऑन डेटर, तो डिस्काउंट कितना है, 1620। तो ये है डेटर के ऊपर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज एडजस्टमेंट की, क्या क्या चीजें हो सकती है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सारी हो, जो होगा उसको लिखना, जो नहीं है उसको भूल जाओ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इतनी चीजें आ सकती है। तो सबसे बड़ा एडजस्टमेंट सा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, लेकिन अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला एडजस्टमेंट बहुत ही छोटा है, ये आपका एडजस्टमेंट है क्रेडिटर के ऊपर। क्रेडिटर आप जानते ही हो, क्रेडिटर किसी को आपने किसी से आपने उधार खरीदा है तो आपको उसको पैसा देना है। तो एक बात बताओ, अगर बाबू किसी को पैसा आपको देना है तो क्या बेटा भागेगा वो? कैसे भाग सकता है? क्या आपको कोई डाउट हो कि वो पैसा, हमको उसको पैसा देना, वो यार पैसा लेने नहीं आएगा, भाग जाएगा? होगा कभी नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, अगर आप टाइम पे पैसा दोगे तो बेटा वो आपको देगा डिस्काउंट। तो सिर्फ क्रेडिटर पे एक ही एडजस्टमेंट आ सकती है, दैट इज डिस्काउंट की। तो बहुत छोटा हो गया। और इफेक्ट क्या पड़ेगा तो आप खुद बता दो। क्रेडिटर पे अगर डिस्काउंट दोगे तो क्या होगा, एक तो क्रेडिटर आपका कम हो गया, और डिस्काउंट अगर क्रेडिटर से हुआ तो आपके लिए हुआ फायदा, कम पैसा देना है, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यही करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रायल बैलेंस दिया है मान लो, और इसमें दे रखा है आपको क्रेडिटर, और क्रेडिटर है आपका मान लो 1 लाख रुपए का, और एडजस्टमेंट है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 2% पर एनम। क्रेडिटर पे 2% का डिस्काउंट है। जैसा कि आप जानते हो, क्रेडिटर को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, तो बी से बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो लायबिलिटीज में दिखा दिया क्रेडिटर 1 लाख का क्रेडिटर है, और डिस्काउंट कितना बोला गया है, 2%, यानी 2,000 का डिस्काउंट हो गया, तो 98 आ गया। और जितना भी डिस्काउंट है, क्रेडिटर को अगर आपने डिस्काउंट दिया तो आपके लिए फायदा हुआ, तो पीएनएल के क्रेडिट में डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर फायदा हुआ होगा। आपको समझ आ गई होगी बात। तो ये डिस्काउंट जो दिया क्रेडिटर को, ये आपके लिए फायदा हो गया, तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ गया।
कोई परेशानी? तो मतलब कुल मिला के क्या है कि अगर क्रेडिटर पे डिस्काउंट है तो आपको क्या करना है, एक तो आपका वो क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हुआ, क्लियर है बात? हाँ क्यों? क्योंकि अगर डिस्काउंट दिया गया क्रेडिटर को तो आपके लिए क्या होगा, आपको 1 लाख की जगह सिर्फ 98,000 पे करना है, तो आपके लिए क्या हो गया, फायदा हो रहा है ना 2000 का, सीधी बात है। और दूसरी अगर बात की जाए तो अगर डिस्काउंट दिया गया तो क्रेडिटर आपके क्या हुए, कम हुए, तो क्रेडिटर में से हमने कर दिया माइनस। इंक खत्म हो गए बताते बताते, वन शॉट। आगे देखते हैं। तो ये आपकी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, एडजस्टमेंट नंबर जो भी हो। अगले पे आते हैं। अगला पॉइंट आप ध्यान समझना, अगला है लॉस बाय फायर। गुड्स लॉस बाय फायर। लॉस बाय थीफ होगा तो सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है ना, वैसे लगा लेना। लॉस बाय फायर का मतलब क्या है, आग लग गया, गुड्स जल गए। तो एक बात बताओ, अगर गुड्स जल गए तो एक तो आपका गुड्स कम हो गया, है ना, और दूसरा आपके लिए क्या वो लॉस है, तो पेनल के डेबिट में आ गया। लेकिन इतना ही नहीं होगा, हम लोग करके रखते हैं आजकल इंश्योरेंस, तो पैसा भी तो मिल सकता है इंश्योरेंस का। तो अगर आपको इंश्योरेंस से पैसा मिला, एक तो आपके लिए इनकम, तो पेनल के क्रेडिट, और इंश्योरेंस अभी मिला तो नहीं, मिलने वाला है, तो मिलने वाला है तो बैलेंस शीट के एसेट्स। मिल गया होता तो क्या होगा, बैंक में जुड़ जाएगा, मतलब जाएगा अल्टीमेट एसेट्स में ही। तो दो एडजस्टमेंट मिलेगी लॉस बाय फायर पे। पहली एडजस्टमेंट होगी, इसमें ट्रायल बैलेंस का मतलब है दो एडजस्टमेंट। पहली गुड्स कितने का लॉस हुआ, तो गुड्स लॉस बाय फायर मान लो 10,000 का, और दूसरी एडजस्टमेंट मिलेगी, दोनों एडजस्टमेंट में मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 80%। तो देखो लॉस बाय फायर 10,000 का 80% का मतलब 8,000 का क्लेम मिल गया। तो लॉस बाय फायर एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, आपको परचेज दिया गया होगा, तो जो भी आपका परचेज होगा उसमें से कर देंगे माइनस, लॉस बाय फायर 10,000 माइनस हो जाएगा। अल्टीमेट आप नहीं चाहते कि आपको याद ना रहे, मान लो आपको याद नहीं रहता कि इसमें से माइनस होगा, तो आप यहां पे दिखा सकते हो लॉस बाय फायर। मतलब दोनों ऑप्शन है, या तो परचेज से घटा दो क्योंकि गुड्स जला एक्चुअली कॉन्सेप्ट, या फिर आप उसको क्रेडिट साइड में दिखाओ, तो बात नहीं पड़ेगी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोग परचेज से भी घटाते हैं, वैसे बेसिकली समझो तो गुड्स जला तो परचेज से ही कम होना चाहिए, पर परचेज से ना घटा के अगर क्रेडिट साइड लिख दो मतलब अल्टीमेट परचेज से घट गया, तो बात वही है। तो आप चाहो तो परचेज से घटा दो, या फिर यहाँ पेनल ट्रेडिंग का क्रेडिट। ये क्यों आया, क्योंकि गुड्स कम हुआ। दूसरी जगह कहां इफेक्ट पड़ेगा इसका, तो आपके लिए लॉस है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा ये लॉस बाय फायर, कितने का, 10,000 का। ये खत्म। अब इंश्योरेंस मिला, इंश्योरेंस में दो जगह आएगा, तो इंश्योरेंस मिला तो इनकम है, तो इंश्योरेंस क्लेम यहां आ गया 8,000 रुपए बैलेंस शीट मतलब इनकम में। आप चाहो तो इनकम में दिखा सकते हो, चाहो तो यहां से माइनस भी किया जा सकता है, तो माइनस कर दोगे तो 2,000 का नेट लॉस है। देखो 10 का लॉस आज मिला तो 2 का लॉस हो रहा है। और दूसरा आपके लिए इनकम है, मिलना है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम 8,000, ठीक है। तो ये शॉर्टकट याद रखो, आसान, जो गलतियां ही नहीं होगी। तो लॉस बाय फायर, एक तो आपके लिए लॉस हुआ, गुड्स कम हुए, तो परचेज से माइनस कर दो, चाहे फिर क्रेडिट साइड में दिखा दो। और दूसरा इफेक्ट पेनल के डेबिट में, जितना इंश्योरेंस मिलेगा, इनकम है तो पेनल के क्रेडिट, और इनकम मिलना है तो बैलेंस शीट के एसेट्स। मिल जाता तो ये बैंक में या कैश में जुड़ जाता, पर मिलेगा नहीं, मिलना बाकी लिखा होगा। तो यहां क्या, ये आपकी एडजस्टमेंट खत्म हो गई लॉस बाय फायर। अगली एडजस्टमेंट पे आते हैं। अगली एडजस्टमेंट आपकी गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो पहले समझो अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है। अप्रूवल बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल मिलेगा तो सेल माना जाएगा, दैट इज अप्रूवल बेसिस। जैसे एग्जांपल देता हूं, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि बेटा जाके ना अकाउंट्स के लिए ना एक कैलकुलेटर खरीद लो, क्योंकि आप कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में आ गए हो तो आप कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो जाओ एक कैलकुलेटर खरीद लेना। 11th 12th में आपने बहुत हाथ से जोड़ लिया, और जाओ और एक सेल्लो का कैलकुलेटर ले लेना। तो आप दुकान पे गए, अब बोला दुकान से भैया सेल्लो का कैलकुलेटर दे दो, तो उसने कहा देख भाई सेल्लो तो नहीं है, फ्लेयर का ले जाओ। तूने कहा नहीं हमें तो सेल्लो ही चाहिए। तो दुकान ने कहा देख ये भी वही है, सेम हिसाब लगाता है, सेम चलेगा। कहेगा नहीं सर ने तो यार सेल्लो बोला था। तो कह रहे ले जाओ, एक काम करो ले जाओ, 4 दिन चलाना, अपने सर को भी दिखाना, अच्छा लगेगा तो रखना, नहीं तो 4 दिन बाद वो फ्लेयर वाला सेल्लो वाला आएगा, वापस करके वो ले जाना। तो मतलब क्या है, दुकानदार ने तो भेज दिया, मैं दुकानदार कंपनी के, कंपनी ने मतलब दुकानदार, उसने भेज दिया, लेकिन जब तक वो 4 दिन बाद आके आपको अप्रूव नहीं करेगा आपका सेल नहीं माना जाएगा। तो अप्रूवल का मतलब है कि सेल किया है अप्रूवल बेसिस पे। अब आती है यहाँ पर जिसमें क्या फर्क है। तो सपोज करो मैंने 28 तारीख को सेल अप्रूवल पे भेजा और 4 दिन बाद अप्रूवल मिलने वाला, उसके बीच में साल खत्म हो गया। 28 को बेचा, अप्रूवल देने वो 2 जनवरी को आएगा और 31 को मुझे एंड करना है,
अब मैं क्या मानूं, को मुझे तो पता नहीं है कि वो हो सकता है 2 जनवरी को आके मुझे बोले कि चलो भैया मुझे पसंद है तो सेल हो गया, या बोले लो भैया मुझे पसंद नहीं आया तो वापस भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या माने, तो ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करते पर लॉस को तो करते हैं। तो हम ये मान के ये सोचेंगे कि वो मुझे वापस कर देगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो जब आपने बेचा होगा तो आपने सेल बढ़ाया होगा, उधारी बेचा होगा, सीधी बात है 4 दिन अप्रूवल लेने के लिए, तो डेटर बढ़ाया होगा और आपने अपने गुड्स को कम कर दिया होगा, क्योंकि गुड्स यानी स्टॉक आपका कम हो गया होगा और आपका सेल और डेटर बढ़ गया होगा। लेकिन आपको पता नहीं है तो आप मान लो रिटर्न, तो अपना सेल कम कर दोगे, डेटर कम कर दोगे और स्टॉक को बढ़ा दोगे। बस इस बात को ध्यान रखना, यानी सेल गुड्स सेल अप्रूवल में क्या होगा, सेल कम होगा, डेटर कम होगा और गुड्स बढ़ जाएगा। क्लियर है बात, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एग्जांपल लेके समझते चीज को, इसको लिख लेना, मिटा रहा हूं। तो देखो एग्जांपल 4, मान लो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, सेल दे रखा है मान लो 5 लाख का, डेटर दे रखा है 2 लाख का, एक एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक मान लो 90,000 और दूसरी एडजस्टमेंट है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस कॉस्टिंग 60,000 एट 1 लाख। बता दो 60,000 का गुड्स 1 लाख में बेचा है, तो ध्यान का कॉस्ट 60,000 है और बेचा कितने में है, 1 लाख में। अब भेजते पहले इनको, सेल्स आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते पहले। तो यहां आ गया आपका सेल्स, कितने का है सेल, 5 लाख का। डेटर आता है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट बनाते हैं, डेटर आ गया 2 लाख का। क्लोजिंग स्टॉक यहां भी आता है, अगर आपको याद हो कितना, 90,000 और दूसरा यहां भी आता है क्योंकि डबल इफेक्ट है इसका। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को परेशानी नहीं होगी। अब देखो 60 का गुड्स हमने 1 लाख में बेचा, ध्यान समझना, अप्रूवल पे रिटर्न पे, तो जब बेचा होगा तो हमने गुड्स को 60,000 से कम किया होगा और डेटर और सेल को 60,000 1 लाख से बढ़ाया होगा। तो यहां से रिटर्न मारने तो 1 लाख ये कम हो गया, 1 लाख ये कम हो गया, डेटर कम हो गया और 60,000 से आपके गुड्स बढ़ गए। ठीक है, तो 1.5 लाख हो गया ये, 1 लाख हो गया ये, 1.5 लाख हो गया ये और 4 लाख हो गए। सब जगह लिख देना गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, ये हर जगह ये लाइन चिपका दें, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, गुड्स सेल्ड ऑन अप्रूवल, गुड्स सेल्ड ऑन अप्रूवल। तो मतलब समझ गए, तो जब भी गुड्स बेचेंगे अप्रूवल पे, रिटर्न मतलब अप्रूवल बेसिस पे है, अप्रूवल अभी तक आपको रिसीव नहीं होगा, अप्रूवल मिल गया तब तो बात ही खत्म, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन होगा कि गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस एंड अप्रूवल इज नॉट रिसीव टिल डेट, अभी तक अप्रूवल आपको मिला नहीं है, तो क्या होगा, जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उससे आपका स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा, बढ़ेगा, रीजन मैंने समझा दिया आपको, और जो उसका सेल प्राइस है उससे आपका डेटर कम हुआ और आपका सेल्स भी कम हो गया। बस यही आपका गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्लियर है बात। अब 2-4 छोटे छोटे टेढ़े टेढ़े एडजस्टमेंट्स हैं, कभी कभार गलती करते हैं। इससे पहले पहला हिडन एडजस्टमेंट्स, हिडन एडजस्टमेंट की बात करते हैं हम, हिडन एडजस्टमेंट्स, हिडन एडजस्टमेंट। देखो हिडन एडजस्टमेंट 2 चीजों को होता है, तो किसी भी लोन पे, दूसरा किसी भी इन्वेस्टमेंट पे जिस पे इंटरेस्ट मिलता हो। तो पहले हम लोन की बात करते हैं। तो कोई भी लोन दिया हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ट्रायल बैलेंस में आपको एक लोन दिया है 10% बैंक लोन, मान लो 1 लाख का, ठीक है, और इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने पे किया वो 5,000 पे, 7,000 पे किया मान लो। ध्यान समझना बात को। देखो आपने लोन जो लिया है कितने का है, 1 लाख का है। लोन आप जानते हो कहां आता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। तो हम लोन को दिखा देते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, बैंक लोन 10% बैंक लोन कितने का है, तो 1 लाख का है। देखो ध्यान रखना, कभी भी कोई लोन दिया उसका आगे इंटरेस्ट का रेट दिया है तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो 1 लाख का लोन अगर उसमें मैं 10% इंटरेस्ट निकालूं तो 10,000 का इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, 10,000 का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, सिर्फ 7,000, तो कितना बाकी होगा, 3,000, तो ये पीनल में आएगा। कितना पे किया इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने कितना पे किया, 7,000, कितना बाकी है, 10 टोटल बन रहा है, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 3,000, तो टोटल कितना हो गया, 10,000, और जितना आउटस्टैंडिंग है वो आपके लायबिलिटीज, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000। तो मैंने इसको हिडन एडजस्टमेंट क्यों बोला, क्योंकि देखो आपको कहीं कुछ बोला नहीं गया था पर आपको निकालना पड़ा। तो कभी भी लोन होगा उस पर इंटरेस्ट का रेट है तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा,
और जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया होगा बाकी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे ये भी हो सकता था, मान लो इंटरेस्ट कुछ पे ही नहीं किया होता तो पूरा 10,000 आउटस्टैंडिंग होता, 10,000 पूरे यहाँ तो आते आते और यहाँ पूरा 10,000 आउटस्टैंडिंग आता। यहाँ तो 7 पे किया इसलिए 3 आउटस्टैंडिंग है। और भी चीज हो सकती है, मान लो लोन का डेट होती है, लोन आपने साल के बीच में कभी और लिया है तो फिर आप साल पूरे साल का निकालना इंटरेस्ट, फिर आपको इतना ही टाइम पीरियड का निकालना। जैसे मान लो है कि आपका ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है, और आपने लोन लिया अक्टूबर में तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलता फिर। तो इस तरह से लोन के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती है। क्लियर है बात। ऐसे ही एक और एडजस्टमेंट कि तो पेमेंट की थी, मिलने के लिए भी हो सकता है, तो मिलने के लिए बात कर लेते हैं। सपोज करो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 10% इन्वेस्टमेंट, मान लो 2 लाख रुपए का, फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको मिला वो 15,000। पहले तो इन्वेस्टमेंट कहाँ था, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में लिख लेते हैं उसको, एसेट्स में आएगा इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट है कितने का, 2 लाख का। देखो यहाँ पे डेट वेट नहीं दिया, तो अगर 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट निकाला जाए तो 20,000 का इंटरेस्ट बनता है। अब देखो आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, पीएनएल में आएगा इनकम साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला आपको 15,000, लेकिन बन कितना रहा है 20, तो 5,000 मिलना बाकी है, यानी अक्रूड इंटरेस्ट 20 हो गया। कैसे निकला आपने, तो 20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट था, 10% इंटरेस्ट का रेट, 20,000 का 10% होता है 20,000 का इंटरेस्ट, यानी आपको 20,000 मिलना चाहिए पर आपको मिला सिर्फ 15, तो 5 हो गया आउटस्टैंडिंग, और जो मिलना बाकी है अक्रूड वो आपके लिए एसेट्स भी होता है, अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ भी आ गया 5,000। तो ये हिडन एडजस्टमेंट दोनों पे हो सकता है, किसी भी लोन के ऊपर रेट हो सकता है या भी किसी भी एसेट्स के ऊपर रेट हो सकता है, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना या लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका होगा इसका। क्लियर बात। इसके बाद एक और बात करते हैं, कुछ और अनपटी सी एडजस्टमेंट्स, अनकही अनसुनी सी। जैसे मान लो आपको रेंट दिया है, रेंट दिया 22,000, लिखा है पेड फॉर 11 मंथ्स। एडजस्टमेंट में लिखा है कि हमने 11 महीने का रेंट पे किया है और 22,000 रुपये रेंट दिया है। भाई साल में तो 12 महीने होते हैं, यानी 1 महीने का आउटस्टैंडिंग, और अगर आपने 22,000 पे किया 11 महीने का तो 11 से डिवाइड किया तो 1 महीने का कितना आ गया 2,000, यानी 2,000 का आउटस्टैंडिंग हो गया। तो आउटस्टैंडिंग हो गया तो क्या करेंगे, एक तो इंटरेस्ट में प्लस और दूसरा आपके लिए वो लायबिलिटीज हो गया। क्लियर है। ऐसे भी हो सकता है, मान लो रेंट दिया 65,000 या मान लो कुछ 66,000, मान लो 65 देखते हैं, और बोला रेंट इज पेड फॉर 13 मंथ्स, डिवाइड के देख रहा था मैं, 65,000 रुपये आपने पे किया, लिखा 13 महीने का पे कर दिया। भाई साल में 13 महीने थोड़े तो 12 ही होते हैं, यानी 1 महीने का एडवांस, तो एडवांस हो गया यहाँ पे। एडवांस कैसे निकलेगा, तो 65,000 डिवाइड बाई 13, तो 5,000 एडवांस, तो 5,000 रुपये हो गया एडवांस। एडवांस क्या करेंगे, रेंट में से माइनस कर देंगे और आपका एसेट्स में आ जाएगा। तो ऐसे साल से कम का पे और ज्यादा का पे होगा तो आउटस्टैंडिंग है, एडवांस वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर बात। एक चीज और, बाकी कुछ रह जाएंगे तो हम बाद में देख लेंगे। सपोज ऐसे लिखा हुआ है आपके पास इंश्योरेंस दिया हुआ है, मान लो 3600, और लिखा है इंश्योरेंस आपने जो पे कर दिया 31 मई तक का पे कर दिया, बुक का ही दिखा रहा हूं ये मैं, लेकिन आपका ईयर एंडेड मार्च में होता है। तो ध्यान समझो, आपका साल मार्च में खत्म होता है और आपने पे कर दिया मई तक का, तो 2 महीने का प्रीपेड है। तो अगर 3600 12 महीने का तो 2 महीने का कितना, तो 600 रुपए हो गया प्रीपेड। तो प्रीपेड तो क्या करेंगे, एक तो यहां से माइनस कर देंगे और प्रीपेड है तो एसेट्स में आ जाएगा। तो ये मैंने मैक्सिमम चीजों को वन शॉट में कवर अप करने की कोशिश की है। देखना कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछो, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा कि हाँ इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो दोस्तों के साथ कमेंट शेयर करो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, एक मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।